पिछली वीडियो में उम्मीद है कि आपने ये सीखा होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसके पीछे पूरी रैशनैलिटी क्या है, उसके इंट्यूशन क्या है उसके पीछे। ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं और गैस पार्टिकल्स को आप मोल की फॉर्म में जाहिर करते हैं। R एक कांस्टेंट है और T एक टेम्परेचर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम आइडियल गैस इक्वेशन तक किस तरह से पहुंचे हैं। तो अब हम जा रहे हैं इस इक्वेशन को एक मिसाल, एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करने के लिए। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर में, किसी कंटेनर में जो बलून की शेप का हो सकता है या कोई और तरह शक्ल का हो सकता है, 2 लीटर हमारे पास एक बलून में 2 लीटर गैस है और ये गैस हाइड्रोजन है, डायटोमिक हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। और उस गैस का, यानी उस हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सॉरी, मैंने ये परसेंटेज लिख दिया था, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है उस हाइड्रोजन का टेम्परेचर। और जो उसके ऊपर प्रेशर है, जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर है, यानी कि ये जो हमारा कुर्रा हवाई है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके मुकाबले में दुगना प्रेशर है। तो सवाल ये है कि हमारे पास इस गैस के कितने मोल्स हैं जो कि इतने इसमें कंटेंट है। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है और हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास इस हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स इस कंटेनर या इस बलून के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमने सही यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं या नहीं। यानी कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं किसी भी इक्वेशन को तो ज़रूरी होता है कि हमारे पास सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हों। तो यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो PV प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स है, N हमें नहीं मालूम कितने मोल्स हैं, R एक कांस्टेंट है, इस पर मैं बस थोड़ी देर में बात करूंगा, इसको मैं ऐसे ही लिखा छोड़ रहा हूं। और टाइम, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये टेम्परेचर मैं इस इक्वेशन में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये सेंटीग्रेड्स में है और यहाँ पर हम जितना भी टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो केल्विन में होता है। तो केल्विन को समझने के मैं आपको बताता चलूँ कि केल्विन और इसमें कितना फ़र्क है। ये मैं 2 अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लाइन ये आई और ये दूसरे अलग कलर में ये दूसरी लाइन, ये सेल्सियस, एक लाइन सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रही है और एक लाइन केल्विन स्केल को या एब्सोल्यूट स्केल को जाहिर कर रही है। अब जब हम ये कहते हैं कि 0 डिग्री केल्विन क्या होता है तो वो आइडियली हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर के तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम एटम्स में हर तरह की मोशन, हर तरह की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। 0 डिग्री, ये सेल्सियस स्केल है नीचे वाला, इसमें 0 डिग्री आ रहा है, फिर 0 पर पानी फ्रीज हो जाता है, 100 पर पानी उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो ये सेल्सियस स्केल पर मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, अगर मैं 0 डिग्री पानी को गर्म करूं, 5 से 10 पे ले जाऊं, यानी कि मैंने उसको 5 डिग्री पे पानी था उसको मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पे पहुंचा दिया, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा असल स्केल जो है वो ये एब्सोल्यूट स्केल है और हमें ये देखना है कि 273.15 के मुकाबले में 5 और 10 में कितना फ़र्क है। तो हमें बहुत मामूली सा फ़र्क लग रहा है मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 10 डिग्रीज कर दें तो उसमें बहुत कम एनर्जी ऐड होगी, वो डबल एनर्जी नहीं होगी। और ये केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल है, ये 0 डिग्री केल्विन है। तो 0
जो सेल्सियस स्केल का है वो होगा प्लस जी, यहां जी देखिए ये बीच में, ये आया जनाब मेरे पास 273 डिग्रीज केल्विन। तो अब केल्विन स्केल पर 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ये हो जाएगा 278। तो सेल्सियस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं केल्विन स्केल में, तो ये 278 और ये 278 और ये 283 हो जाएगा। तो 30 यहां कहीं होगा, थोड़ा सा आगे, ये 30, तो ये हो जाएगा 303 डिग्री केल्विन। तो यहां ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और ये 303 डिग्री केल्विन में आ गया। अब मेरा स्केल, सारे के सारे जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं। अब मैं टेम्परेचर को लिखूंगा इस पूरी इक्वेशन में, तो ये मेरे पास होगा 303 डिग्रीज केल्विन में। सही। अब ये कांस्टेंट मैं कांस्टेंट की वैल्यू में क्या लूंगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, लीटर में वॉल्यूम है और डिग्री केल्विन है। तो यहां पर देखिए मुझे कौन सा सूट करेगा सबसे ज्यादा, आर की कौन सी वैल्यू मुझे सबसे ज्यादा सही रहेगी, ये होगी लीटर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय मोल इनटू ये वाली जिसमें के ये आर की वैल्यू 0.082 है। तो इस इक्वेशन को या इस प्रॉब्लम को, इस न्यूमेरिकल को मैं दोबारा से लिखूंगा, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंटू 2 लीटर्स, एन इंटू आर मेरे पास है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू केल्विन, डिग्री केल्विन, इंटू 303 डिग्री केल्विन। सो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमने पूरे यूनिट्स वर्कआउट कर लिए, हमारे यूनिट्स सेम हो गए। अब हम इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहां पर ये दोनों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये कैंसिल आउट करें, हम इनको बिल्कुल नंबर्स की तरह ट्रीट करें। यहां पर लीटर है, यहां पर लीटर है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। इस इक्वेशन में इस तरफ ये केल्विन इस केल्विन से कट जाएगा। सही। अब मेरे पास क्या बचा दोनों तरफ, देखिए 2 इंटू 2 इस तरफ बचा मेरे पास, यहां मेरे पास n रहा, फिर मेरे पास आया 0.082 इंटू 303 एंड डिवाइडेड बाय मोल। तो अब मैं इस पूरी के पूरी दोनों साइड्स को अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट मेरे पास आएगा 4। सही। तो और इसको मैं ये 0.082 से डिवाइड किया और फिर 0.303 से डिवाइड किया, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां मेरे पास अब क्या होगा, मैं इसको मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ से मोल्स, तो यहां मेरे पास आ गया ये n। राइट हैंड साइड पर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ n बचा मेरे पास, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 0.082 डिवाइडेड बाय 303, ये हो गया 0.16099, या मैं इसको 1.16 अपनी आसानी के लिए ले रहा हूं। तो ये n हो जाएगा मेरे पास 0.16 मोल्स, यानी इस कंटेनर में या उस बलून में जो हाइड्रोजन गैस, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, उसके 0.16 मोल्स मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप इसको एग्जैक्ट नंबर्स में चाहें तो आप इसे मोल्स को आप 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपको वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएगा हाइड्रोजन का, और आप जान सकेंगे कितने मॉलिक्यूल। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि मुझे ये सब चीज़ मोल्स में मालूम करनी थी, तो हाइड्रोजन का एक बात याद है कि ये डायटोमिक हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, तो इसका 1 मोल 1 ग्राम का नहीं होगा, हालांकि ये बल्कि 2 एटॉमिक मास यूनिट, इसका एक जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, लिहाजा इसका 1 मोल 2 ग्राम्स के बराबर होगा। 0.16 मोल्स का मतलब, इसको मैं सीधा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0.32 ग्राम्स बन जाएगा। यानी मोल्स में कहूं तो मेरे पास 0.16 मोल्स हैं, और अगर मैं ग्राम्स में कहूं तो मेरे पास 0.32 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में, और ये मेरे पास होंगे, और ये मेरे पास इस इक्वेशन को सही तरीके से अप्लाई करने के नतीजे में आए। आपने गौर किया होगा कि हमारे पास हर चीज़
के यूनिट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर यूनिट्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम अपने इक्वेशन को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।